सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि अच्छा, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है और सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में जानने वाले हैं ताकि एक क्वेश्चन से हमें काफ़ी और क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक सर सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव की याद में हम मनाते हैं। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी सर सीवी रमन के द्वारा। इस खोज के लिए सर सीवी रमन को साल 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि सर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था और किस क्षेत्र में मिला था। तो उन्हें भौतिकी की क्षेत्र में सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस लिए मिला था? रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। अब इस दिन को मनाने की घोषणा भारत सरकार ने साल 1986 से की थी। यानी हम जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं वो हम 1986 से मनाते हुए आ रही है। इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थकर। डिटेल में समझ लेते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर भगवान ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ऋषभदेव की माताजी का नाम था मरुदेवी और भगवान ऋषभदेव के पिता थे चक्रवर्ती सम्राट भरत। भगवान ऋषभदेव को अष्टपद से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अष्टपद से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भगवान ऋषभदेव को। याद में रख लेना है कि ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे और उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अच्छी तरह से याद में रख लेना है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। डिटेल में समझ लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता था? तो जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। याद में रखना है, पाली भाषा में दिया था। अब उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों वप्पा, भदिया, महानामा, कौंडल्या और असांगी को उपदेश दिया था। यानी गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया था तो उनके 5 शिष्य थे। उन्होंने उसे पाली भाषा में पहला उपदेश उन्होंने दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। डिटेल में समझ लेते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और ये जो 7 श्रेणियाँ थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषक, कारीगर और शिकारी। ये 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को
विभाजित किया था। और मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री था जिसने भारत में यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम और उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि महाराजाधिराज यानी राजाओं का महान राजा से पता चलता है कि वे राजवंश के पहले अधिपति शासक थे। अच्छे से याद रखना है कि गुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश में। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी गुप्त वंश में। इसे समझ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में किया था। ये यानी नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। यह प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बिहार राज्य में था और वो नालंदा जिले में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय था गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में से एक थे जिन्होंने 380 से 415 ई तक शासन किया था। उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। याद रखना है, शकों पर विजय के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस युग को गोल्डन एज यानी स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था यानी आगरा से दिल्ली में लाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने अपने साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने साल 1638 में मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया था। उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम की नई राजधानी बसाई थी और जो शाहजहानाबाद थी वह यमुना नदी के किनारे बसा था। शाहजहानाबाद को पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है कि जो आगरा से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित की थी मुगल शासक शाहजहां ने, और दिल्ली में शाहजहानाबाद की एक नई राजधानी बसाई थी और यह जो शहर था शाहजहानाबाद वो यमुना नदी के किनारे बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में है। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है। इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है जो गुवाहाटी शहर के पास नीलाचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर असम राज्य में है जो गुवाहाटी शहर यानी असम की राजधानी गुवाहाटी है शहर के पास नीलाचल पर्वत वहाँ पर स्थित है कामाख्या मंदिर। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की योनि इस स्थान पर गिरी थी। देवी सती की योनि
इस स्थान पर गिरी थी जहाँ कामाख्या मंदिर है। सो कामाख्या मंदिर तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को। डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। 1969 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1969 में। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय राष्ट्रीय समिति के पहले अध्यक्ष थे। याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय समिति के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी। सब पॉइंट्स याद में रख लेना है क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। सो पॉइंट्स को याद में रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना हुई थी सन 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रख लेना है, बेंगलुरु में स्थित है। सो डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, जो अंतरिक्ष भवन में है, जो कि एक अंतरिक्ष भवन में स्थित है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। याद में रख लेना है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो की स्थापना के पहले इसका नाम इनकोस्पार था, इसरो नाम देने से पहले। सो याद में रख लेना है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो का नाम देने से पहले इसका नाम इनकोस्पार था। अब इसका मुख्यालय का जो पता है वो है अंतरिक्ष भवन, न्यू बेल रोड, बेंगलोर 560231। ये जो है वो इसके मुख्यालय का पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन जो है वो यकृत में संचित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। सो इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि मानव शरीर में कुछ विटामिन यकृत यानी लीवर में संचित होते हैं, जबकि कुछ जो है वो अन्य वसा में या अन्य ऊतकों में जमा होते हैं। सो समझ लेते हैं कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कहाँ जमा होते हैं। जैसे विटामिन ई जो है वो यकृत में जमा होता है, विटामिन डी यकृत और वसा के ऊतक में जमा होता है, विटामिन ई वसा ऊतक में जमा होता है और विटामिन के जो है यकृत में जमा होता है, यानी वहाँ संचित होता है। सो सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को। भारत रत्न सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया। सो इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। उन्हें यह पुरस्कार साल 2014 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार जो है वो साल 2014 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। याद में रख लेना है, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था और वो पहले खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न मिला है। और उनका जो खेल का जो क्षेत्र है वो है क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। डिटेल में समझ लेते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। साल 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। कहाँ से उड़ान भरी थी?
शटल कोलंबिया से सन 1997 में। ठीक है, साल 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय टूट गया था। अब इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत 7 चालक दल के सदस्य मारे गए थे। उन्होंने उड़ान भरी थी 1997 में और साल 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय टूट गया था और यह दुर्घटना में कल्पना चावला समेत जो 7 अन्य चालक थे वो मारे गए थे, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। सो याद में रख लेना है, पहले अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। डिटेल में समझ लेते हैं कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में। अब इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश इन्होंने फैलाया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया था। क्योंकि इस युद्ध में कई लोग मारे गए थे, तो उसी खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सब कुछ छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे भारत के पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता। डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए, जो कि एक कविताओं का पूरा संग्रह था। अब रविंद्रनाथ टैगोर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई भी थे। वो पहले भारतीय थे और पहले एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल में समझ लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है आकाश का माथा। जिसका अर्थ है आकाश का माथा। अब तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है विश्व की देवी माँ। तिब्बत में इसे जाना जाता है चोमोलुंगमा नाम से और माउंट एवरेस्ट को नेपाली में सागरमाथा के नाम से जानते, जिसे आकाश का माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB 19 दिसंबर 1966 को स्थापित हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला है, जहाँ फिलीपींस मनीला शहर में है, जो कि फिलीपींस देश में स्थित है। अब बैंक एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय भी रखता है, यानी दुनिया भर में इसके 31 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। याद रखने बात यह है। और इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला में, जो कि फिलीपींस देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं, सो डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और विचारक स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं और किसकी याद में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम मनाते हैं। अब भारत सरकार ने साल 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था, यानी 1984 से हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हम हर साल 9 जनवरी को राष्ट्रीय यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इनके इसी महान प्रवास को याद में रखते हुए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किस वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तबला। पंडित किशन महाराज थे तबला। पंडित किशन महाराज तबला वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। डिटेल में समझ लेते हैं। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे और पंडित किशन महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। पंडित किशन महाराज बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप का। सिस्मोग्राफी भूकंप का विज्ञान है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो डिटेल में समझ लेते हैं। सिस्मोग्राफी भूकंप विज्ञान की एक शाखा है जो भूकंपों और पृथ्वी के भीतर की हलचलों का अध्ययन करती है। जो सिस्मोग्राफी है उसका काम है भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करना और उसके मापने का विज्ञान है ये सिस्मोग्राफी। और जो सिस्मोग्राफ है वह एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। सो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। सो अच्छी तरह से इसे डिस्क्रिप्शन के साथ में याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। राइट जवाब इज महाराष्ट्र राज्य। डिटेल में समझ लेते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बुल्डाना जिले में, महाराष्ट्र के। अब यह एक खारे पानी की झील है। यह भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्मारक भी है और यह उल्कापिंड के टकराने से बनी है। यह झील जो है वो उल्कापिंड के टकराने से बनी हुई झील है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील जनजाति। सो इसे समझ लेते हैं डिटेल में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जो है वो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। वे भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों आबादी का लगभग 38% है। अनुसूचित जनजातियाँ जो भारत में हैं उसकी जो आबादी है भीलों की जो आबादी है वो 38% है अनुसूचित जनजातियों में। अब भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ त्रिपुरा राज्य में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। भारत के संविधान के द्वारा टोटल 22 भाषाएं जो है वो
स्वीकृत है। सो डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। अब देख लेते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ये जो भाषाएं हैं वो इस प्रकार से है। सो पहला है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये जो 22 भाषाएं हैं वो आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। सो याद में रख लेना है भाषाएं और क्वेश्चंस का आंसर कि 22 भाषाएं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और उनको डिटेल में जाना। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। हम क्वेश्चन एक देखते हैं लेकिन हमें कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।